एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। खुदा के घर तो सभी को जाना है। हम यूं ही अपने फ़ायदे के लिए किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, पर ये मत भूलिए कि हम सब पर एक ऐसी आंखें हैं जो हम सभी को देख रही है। अपने नज़रों में अपना सर हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश करिए। अपने फ़ायदे के लिए किसी पर इल्ज़ाम न लगाए। एक ऐसा समय आता है जब तक आप अपने किए गुनाहों को भूल जाते हैं, आप ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं जब उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि ये आपके किए की सज़ा आपको इस दुनिया में ही मिल जाती है। आप अपने हर गुनाहों को भूल सकते हैं, लेकिन एक रब है जो आपको कभी नहीं भूलता। अगर आपने किसी पर इल्ज़ाम लगाकर उसका दिल दुखाया है, जब तक वह इंसान ना माफ़ कर दे आपको, जब तक रब नहीं माफ़ करेगा। इसलिए आप किसी का दिल ना दुखाएं। ये कहानी कुछ इसी तरह है। मैं एक अस्पताल के मुर्दा घर में काम करता था। रात के 3 बज रहे थे। मेरे मोबाइल बजने लगा था। मैं जल्दी से उठकर मोबाइल देखा तो ऊपर मुर्दा घर लिखा हुआ आ रहा था। मैं बहुत परेशान हुआ था। आज तो मेरी दिन की ड्यूटी थी, तो मुझे रात के इस पहर क्यों कॉल की जा रही थी। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो मुझे मुर्दा घर के मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी थी। वह कहने लगा, असलम, जल्दी से आओ, काम पर तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया और बोला, क्या हुआ? मुझे रात के इस पहर क्यों बुला रहे हो? मुर्दा घर का मैनेजर कहने लगा, मैंने तुम्हें बुलाने की वजह अभी बता दी, फिर तुम काम पर नहीं आओगे, तुम डर जाओगे। मैं बोला, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे डरा सके। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से निकल आया। ये तो अल्लाह का शुक्र था मेरे अब्बू सो रहे थे, नहीं तो मुझे घर से नहीं निकलने देते। मैं उनका इकलौता बेटा था। वह तो मुझे हर टाइम अपने नज़रों के सामने देखना चाहते थे। मुझे मुर्दा घर पहुँचते पहुँचते सुबह के 5 बज गए थे। मैं मुर्दा घर में दाखिल हुआ था। मुर्दा घर में सभी को मैंने हैरान परेशान देखा था। ऐसे लग रहा था कि सबके चेहरे पर एक मौत का डर समाया हुआ था। इन सब के लिए अच्छा नहीं था। मुर्दा घर के मैनेजर मुझे देखा तो जल्दी से मेरी तरफ बढ़ा था। उसने मेरे कंधे को थपथपाया था और कहने लगा, असलम, आज रात एक कार एक्सीडेंट हो गया था। कार में 4 लोग मौजूद थे, आदमी और 2 औरतें। उनमें से एक औरत की मृत्यु हो गई है और बाकी तीनों औरतें आदमी बेहोश हैं। जिस औरत की मृत्यु हुई है उस बेचारी की लाश कुचल दी गई है। उस मैयत की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए उसे जल्द से जल्द दफनाना होगा। मुर्दा घर के मैनेजर की बातें सुनकर मैं तो हैरान रह गया था और बोला, दफना दीजिए, इसमें मेरा तो कोई काम नहीं है और आपको मेरी परमिशन की क्या ज़रूरत है। मुर्दा घर में मैनेजर ने सिर हिला दिया और बोला, नहीं, मुझे परमिशन नहीं चाहिए। मुझे कब्र खोदने के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मैं मुर्दा घर के मैनेजर की तरफ देखा और बोला, आप तो जानते हैं ना, कब्र खोदना मेरा काम नहीं है। ये तो मुबीन और रिहान का काम है। सर, आपने तो मुझे बेकार परेशान कर दिया है। मुबीन और रिहान कहाँ हैं? मुर्दा घर के मैनेजर कहने लगा, वे दोनों तो बेहोश पड़े हैं। मैं घबरा गया और बोला, क्यों? क्या हुआ उनको? वे दोनों बेहोश क्यों हो गए हैं? सर, मुझे तो आपकी किसी बात की समझ नहीं आ रही। आप सब कुछ खुलकर क्यों नहीं बता रहे? मुर्दा घर का मैनेजर कुछ परेशान सा हुआ था और बोला, यार, बात यह है, जैसे ही उस मैयत को यहाँ लाई गई, हमने उस औरत का दफन करने का इंतज़ाम किया था। पहले मुबीन और रिहान को और उनके साथियों को कब्र खोदने के लिए भेजा, तो न जाने उनको क्या हुआ। रिहान और मुबीन बहुत डरे हुए थे। वे दुआ पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गए थे। मुझे लगा शायद उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए मैंने मुबीन और रिहान को ये काम सौंप दिया। उसने भी जैसे ही मिट्टी खोदी, वह भी डर गया और अल्लाहू अकबर कहता हुआ बेहोश हो गया था। फिर मैंने दूसरे लड़के को भी यही ड्यूटी दी। बारी बारी सभी लड़के बेहोश हो गए हैं। कुल मिलाकर 13-14 लड़के कब्र खोदने में नाकाम हो गए हैं। तुम अच्छी तरह समझ सकते हो इस समय हमारा कितना समय ख़राब हो चुका है। अब मैं ये नहीं चाहता और ज़्यादा समय ख़राब हो, इसलिए तुम जल्द से जल्द जाकर मिट्टी खोदो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और मुर्दा घर के मैनेजर की बात के हिसाब से काम करने के लिए मैं वहाँ से सरकारी कब्रिस्तान चला गया। मैं जब सरकारी कब्रिस्तान पहुँचा तो देखा जगह जगह से मिट्टी खोदने की कोशिश की गई थी, मगर बात ऐसी थी, वे लड़के उस सब में नाकाम थे। मैं अल्लाह का नाम लिया और कब्र खोदने के औजार हाथ में पकड़ लिए। उससे पहले कि मैं ज़मीन खोदने का काम शुरू करता, मेरा फ़ोन बजने लगा था। मैंने सोचा मुर्दा घर के मैनेजर की तरफ से कोई कॉल होगी, इसलिए मैंने जल्दी से अपने जेब से मोबाइल निकाला था। नंबर देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। ये मेरे पड़ोसी अनवर का नंबर था।
हैरानी की बात ये थी कि मुझे सुबह के 3 बजे ये कॉल क्यों कर रहा था। मैं जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन का कॉल रिसीव किया और बोला, क्या बात है यार? अनवर, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। वह कहने लगा, असलम, तुम्हारे घर में कुछ चोर घुस गए हैं। तुम अंदर कमरे को लॉक कर लो। ये बात सुनकर तो मुझ पर कयामत सी टूट पड़ी थी। मैं बोला, मैं तो घर पर ही नहीं हूँ। वह भी घबरा गया था। कहने लगा, जल्द से जल्द घर वापस पहुँचो, तब तक मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे घर में बस हम दो ही लोग थे। मैं यहाँ कब्रिस्तान में था तो मेरे घर में मेरे अब्बू अकेले थे। वे तो बहुत कमज़ोर दिल के इंसान थे, इसलिए इस हालत में बहुत जल्दी घबरा जाया करते थे। मैंने सारा काम वैसे ही छोड़ दिया, अपनी बाइक ली और अपने घर के तरफ दौड़ गया। और साथ ही साथ मैंने मुर्दा घर के मैनेजर का नंबर भी मिला दिया था। मैंने उससे कहा कि मेरे घर में चोर घुस गए हैं, मैं कब्र नहीं खोद सकता, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। मुर्दा घर के मैनेजर ने कहा, हाँ तुम चले जाओ, किसी और लड़के से इस काम को करवा लूँगा। मैं बहुत जल्दी से अपने घर चला गया था। जब मैं घर पहुँचा तो पुलिस पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी, जबकि चोर घर से भाग चुके थे। मैं घर में दाखिल हुआ तो पता चला कि पुलिस के जल्दी आ जाने की वजह से चोर मेरे घर की कोई चीज़ भी नहीं ले जा सके थे। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरे पापा बैठे हुए थे। उनके चेहरे की रंगत बिल्कुल उड़ गई थी। वे बहुत घबराए हुए थे। मैं बोला, पापा आप ठीक तो हो ना? उन्होंने सर हिलाया और बोले, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। मेरे पापा दिल के मरीज़ थे, उनका दिल बैठने लगा था। मैं जल्दी से उनको डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था और उसकी वजह से हार्ट अटैक की नौबत भी आ सकती थी। डॉक्टर ने मेरे पापा को अस्पताल में एडमिट कर लिया था और डॉक्टर ने कहा था कि जब तक मरीज की सेहत ठीक नहीं हो जाती हम उन्हें घर ले जाने की परमिशन नहीं दे सकते। यूं ही मैं सारा दिन अस्पताल में बिजी रहा और शाम में 5 बज चुके थे। डॉक्टर ने मेरे पापा को डिस्चार्ज कर दिया था। मैं उन्हें घर वापस ले आया था। मैंने पापा से कहा कि आप अब आराम कर लीजिए और लेट जाइए। मैं पापा के साथ बैठकर बातें कर रहा था जब मेरे फ़ोन पर मुर्दा घर के मैनेजर का फ़ोन दोबारा से आ गया। मैं तो यही समझा कि मुर्दा घर का मैनेजर मुझसे चोरों के बारे में पूछेगा। मैंने उसका कॉल रिसीव किया तो मुर्दा घर का मैनेजर बहुत घबराया हुआ था और उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी। वह कहने लगा, असलम तुम अभी तक वापस नहीं आए? मैं बोला, मुझे क्यों आना था, क्या बात हो गई है? मुर्दा घर का मैनेजर कहने लगा, कब्र की खुदाई करनी है और तुमने मुझसे कहा था कि तुम आ जाओगे। ये बात सुनकर मैं बहुत दंग रह गया था। मैं बोला, जब सुबह मैं घर वापस आ रहा था तब मैयत की हालत बहुत ख़राब थी और उसे जल्दी दफना देना चाहिए था। क्या आप अभी तक मेरे इंतज़ार में बैठे थे? अब तो शाम के 5 बज गए थे। आप अभी तक उसकी कब्र क्यों नहीं खुदवाई? मुर्दा घर के मैनेजर की आवाज़ थोड़ी डरी हुई महसूस हो रही थी और वह आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी। वह कहने लगा, मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश को पूरी कर ली। न जाने ये ज़मीन उस मैयत को अपने अंदर ले जाने के लिए राज़ी क्यों नहीं है। मैंने जितने भी लड़कों को उस लड़की का कब्र खोदने के लिए भेजा है, सब के सब डर कर वापस आ गए हैं। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम आकर इस काम की कोशिश कर लो, क्या पता तुम इस चीज़ में कामयाब हो जाओ। मैं बोला, ठीक है मैं आता हूँ। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तब अब्बू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, असलम तुम किस मैयत की बात कर रहे हो? मैं बोला, अब्बू मुझे आप एक बात बताइए, जब किसी मैयत को ज़मीन अपने अंदर दफन होने की परमिशन ना दे तो क्या होता है? ये बात सुनकर मेरे अब्बू के आंखों में आंसू आ गए थे। वे कहने लगे, बेटा ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। अल्लाह ना करे कभी किसी के ऊपर ऐसे वक्त आए। अल्लाह जिस तरह इंसान का हर बुराई दुनिया में छुपा कर रखता है, मौत के बाद भी अल्लाह हर किसी का पर्दा रखे। कभी किसी के गुनाह इस तरह सरेआम सामने ना हो। मैं बोला, क्या मतलब, कैसे गुनाह? अब्बू कहने लगे, जिस तरह अल्लाह इंसान के पर्दा दुनिया में रखता है, मौत के बाद भी हर किसी का पर्दा रखता है, कभी उसका गुनाह किसी के सामने सरेआम नहीं होने देता। मैं बोला, क्या मतलब, कैसे गुनाह? अब्बू ने कहा, जो इंसान बहुत ज़्यादा गुनहगार होता है उसके कफन दफन के बीच में ऐसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मैंने तो ये भी सुन रखा है कि जो गुनहगार इंसान होता है उसके कब्र खोदने वाले को जहन्नम की आग की तपिश महसूस होने लगती है। और कई दफ़ा तो ऐसे भी मैयतें होती हैं जिनके लिए कब्र की खुदाई की जाए तो ज़मीन पत्थर जैसी हो जाती है। मैं बोला, अब्बू अगर कोई मैयत कब्र खोदने के बीच में होश में आए तो उसका क्या मतलब है? मेरे अब्बू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे कहने लगे, इसका यही मतलब है कि कब्र खोदने वाला
इंसान मैयत दफन होने के बाद आने वाला अजाब भी अपनी आंखों से देख रहा है और ये सब कुछ देखकर डर कर बेहोश हो जाता है। मैंने सर हिला दिया था। अब्बू कहने लगे, अच्छा तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुर्दा घर में होने वाला सारा वाकया सुना दिया था। मेरी बातें सुनकर अब्बू बहुत गुस्से में आ गए थे। कहने लगे, तुम बहुत ही नालायक इंसान हो। बचपन में जब मैं तुम पर गुस्सा करता था, स्कूल चले जाओ, तुम मेरी बात नहीं मानते थे। तब तो तुम्हें मार पीट कर स्कूल भेजता था, लेकिन जब कॉलेज में हुए तब तुमने पढ़ाई से अपना दिमाग हटा लिया और पढ़ाई करना छोड़ दिया था, क्योंकि तुम बड़े हो गए थे। लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते थे। मैं तुम्हें बहुत कहता था कि तुम पढ़ लिख लो, तुम्हारे काम आ जाएगा, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अगर तुम कॉलेज पढ़े होते तो आज तुम कोई अच्छी नौकरी कर रहे होते। कम से कम तुम्हें ये सब तो ना देखना पड़ता। मैं बोला, अब्बू मेरी नौकरी बुरी नहीं है, ये भी तो अच्छी है। अब्बू नौकरी कोई भी बुरी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा काम बहुत ही रिस्की है, ख़तरनाक है। तुम अभी जवान लड़के हो, तुम भी मौत और ज़िंदगी के बीच को समझ जाओगे तो तुम्हें ज़िंदगी से नफरत हो जाएगी। तुम्हें खुशी महसूस नहीं होगी। तुम्हारे सर पर हर वक्त मौत की उदासी सवार होगी। मैं जानता हूँ मुर्दा घर में तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारा वास्ता रोज़ाना के आने वाले मैयत से पड़ता होगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। बोला, ऐसा ही है, लेकिन आप फिक्र ना करो, इन सब का मुझ पर कोई असर नहीं होता। इतना कहकर उठकर खड़ा हो गया था। मैंने अबू से कहा कि आप अपना ख्याल रखिएगा और उस लड़की की मैयत के कफन दफन के लिए अल्लाह से दुआ करें। इतना कहकर मैं घर से बाहर आ गया था। अब्बू की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। वह ठीक ही तो कह रहे थे। रोज़ रोज़ मैयत देखकर मेरी दोस्ती भी मौत से हो गई थी। अब मैं हर वक्त अपनी मौत के लिए तैयार रहता था, क्योंकि मैं जान गया था कि लंबी लंबी ख्वाहिशें इंसान अपने दिल में पाल तो लेता है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए वक्त नहीं मिलता। ज़िंदगी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है और इंसान हाथ मलता रह जाता है। मैं ये सब बातें अपने अब्बू से तो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मेरी बहुत फिक्र करने लगते। खैर, मैं मुर्दा घर में पहुंचा तो फिर से परेशान मुर्दा घर के मैनेजर को देखा था। वह कहने लगा, असलम तुम अच्छे बंदे हो, तुम अपने घर जाकर छुप गए थे, जबकि मैं अभी तक इस मैयत को दफनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर नाकाम हूँ। मैं बोला, ना जाने इस मैयत से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि ज़मीन भी अपने अंदर कबूल नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनकर मुर्दा घर के मैनेजर परेशान हो गया था। वह कहने लगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात ना कहो, अल्लाह से डरो। हर चीज़ का पता अल्लाह के पास ही है, हम कुछ भी ऐसे नहीं कह सकते। मैं भी उसकी बात सुनकर परेशान हो गया था। मैंने फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। फिर मैं मुर्दा घर के मैनेजर से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा कि तुम कब्रिस्तान जाकर कब्र खुदाई करो। जैसे ही कब्र की खुदाई हो जाएगी मैं वहाँ पर मैयत लेकर पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं जाकर अपना काम शुरू कर रहा हूँ। एक बार फिर से कब्रिस्तान में मौजूद था। मेरे साथ दो लड़के भी आए थे, जिनके पास कब्र खुदाई के ज़रूरी सामान भी थे। मैंने जैसे ही वे सामान पकड़े और काम शुरू करने ही लगा था कि मेरे फ़ोन की घंटी एक बार फिर से बजने लगी थी। मैं घबरा गया था, न जाने अब क्या हो गया। मैं जल्दी से फ़ोन जेब से निकाला तो देखकर हैरान रह गया था। मुर्दा घर के मैनेजर की कॉल आ रही थी। मैंने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कान से लगाया। बोला, मैं अभी ज़मीन खोदने ही वाला हूँ, आप थोड़ी देर के बाद फ़ोन कीजिए। मुर्दा घर का मैनेजर कहने लगा, नहीं नहीं, अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, तुम अभी कब्र मत खोदो। मैयत के साथ जो लोग घायल हुए थे वे अस्पताल में थे, उन लोगों को होश आ गया है, वही हमें बताएंगे इस मैयत को कहाँ दफन करनी है। उनके मर्जी के मुताबिक काम किया जाएगा। मैं बोला, मैं अभी इधर ही हूँ कब्रिस्तान में, आप मुझे पूछताछ करके बताओ उनका क्या राय है। मुर्दा घर के मैनेजर को कहा कि तुम वापस आ जाओ, अगर मैयत को दफनाने की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें वापस कब्रिस्तान भेज दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं फ़ोन बंद कर दिया था और खुद गहरी सोच में गुम हो गया था। आखिर क्या हो रहा था? कभी कह दिया जाता कब्र खोदो तो कभी कह दिया जाता उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। रात के 1 बजे की लाश मुर्दा घर में पड़ी थी और अब तो दूसरे दिन के 4 बज चुके थे और यही तय नहीं हो पा रहा था कि इस मैयत की दफन करनी भी है या नहीं। मैं वापस मुर्दा घर पहुंचा था। मेरी मुलाकात मुर्दा घर के मैनेजर से नहीं हुई थी, क्योंकि वह अस्पताल गया हुआ था। वह मैयत को लेकर उनकी रजामंदी जानना चाहता था। मैं अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी में बिजी हो गया था। करीब 1 घंटा बीत गया होगा जब मैंने मुर्दा घर के मैनेजर को आते हुए देखा था। मैंने जैसे ही मैनेजर को देखा फ़ौरन उसके पास जाकर खड़ा हो गया था। मैंने उससे पूछा कि मैयत को क्या हो गया था, क्या उसके साथी घायल वे होश में आ गए हैं? कहने लगा, हाँ,
जिसकी मौत हुई है उसकी बहन बहुत जिद्दी थी। वे अपनी बहन को दिल्ली लेकर जाएंगे और वे लोग दिल्ली से ही वापस आ रहे थे और वही वापस जाने की कह रहे हैं। हमने अस्पताल वालों से परमिशन मांगी तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर हवाई जहाज़ से मैयत को ले जाने का इंतज़ाम हो गया तो उसको ले जाने की इजाज़त मिल जाएगी, नहीं तो उसे यहीं पर दफनाना पड़ेगा। उसकी बहन ने अब कह दिया है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को यहीं पर दफनाया जाए। मैं बोला, सर ये तो बहुत बड़ी समस्या की बात होगी, अब फिर से हमें कब्र खुदाई की फ़िक्र करनी पड़ेगी। मैनेजर कहने लगा, इस बार मैयत की बहन और दूसरे और भी लोग हमारे साथ कब्रिस्तान जाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया है कि कब्र खोदने में हमें मुश्किल आ रही है। उसकी बहन ने कहा वह हमारे साथ आएगी और देखेगी आखिर क्या समस्या आ रही है। मैनेजर कहने लगा, असलम तुम्हें साथ जाना पड़ेगा, तुम कब्र खोदने के लिए तैयार रहो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। मैं मैनेजर को ये नहीं बताना चाहता था, अब तो मैं भी कब्र खोद खोद कर घबरा गया हूँ। खैर अब कब्रिस्तान पहुँच चुके थे। थोड़ी देर में मैयत और उसकी बहन को भी लाया गया था। उनके साथ में लड़के भी थे। मुझे मालूम नहीं था ये लड़के मैयत के क्या लगते हैं। बहन का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैनेजर ने मेरी तरफ देखा और बोला, अपना काम शुरू करो। मैंने ज़मीन खोदने की कोशिश की मगर ज़मीन पत्थर की हो चुकी थी। मुझे पहले ही मालूम था कि मुझे परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैंने वह जगह छोड़ दी और दूसरी जगह खुदाई करने लगा था। मैंने बड़ी हिम्मत की मगर मैं अभी तक नाकाम था। मैनेजर मेरे पास खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर फिक्र के असर दिखाई दे रहे थे। वह कहने लगा, क्या बात है? मैं बोला, ज़मीन साथ नहीं दे रही। सर के चेहरे पर पसीना आ गया था। वह धीरे धीरे बोला, तुम्हें पता है कि मैयत को गुस्ल देने वाले और कब्र खोदने वाले पर फ़र्ज होता है कि वो मैयत का पर्दा रखे। तुम किसी तरह भी ज़मीन की ये सख्ती उसके रिश्तेदारों पर जाहिर मत करना। तुम जानते हो लोग सौ सौ तरह की बातें करते हैं। मैंने सर हिला दिया और एक बार फिर से ज़मीन खोदने की कोशिश करने लगा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। मैं मेहनत करके थक गया था। फिर मैनेजर से बोला, सर आप भी मेरी कुछ मदद करिए। मैनेजर आगे बढ़ा। उसने मेरे हाथ से औजार लिया था और वह भी कोशिश कर रहा था और नाकाम था। मैनेजर कहने लगा, अल्लाह इस मैयत के गुनाह को माफ़ कर दे, इस पर अपनी रहम फरमा दे और इस पर नरमी कर दे। या रब, तू ही सबका भला करता है, तू ही गुनाहों को माफ़ करता है। तब मैयत की बहन आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर गुस्सा था। वह कहने लगी, आपको पता होना चाहिए हम भी मरीज हैं। हम अस्पताल से उठकर यहाँ आए हैं और आप दोनों कितने आराम से खड़े होकर फुसुर फुसुर कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या समस्या है? मैनेजर बोला, ज़मीन साथ नहीं दे रही, हमें बताइए हम क्या करें। उस लड़की का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह बहुत डरी हुई नज़रों से हमें देख रही थी। उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, मैयत के लिए नफ़रत थी और बोला, ये सब उसके गुनाहों का नतीजा है। उस जैसी कैरेक्टरलेस औरत को ज़मीन भी स्वीकार नहीं कर रही। मैयत की बहन रोने लगी थी। वह बोली, भाई ऐसी बात तो मत करो। लड़का बोला, मैं सारी ज़िंदगी यही समझता रहा कि मेरी बहन बहुत अच्छी है। उसने हमें पागल कर दिया था, इबादत का ढोंग रचाया, हमारे सामने अच्छी बनती रही और पीछे से क्या गुल खिला रही थी। अगर ये सिर्फ गुनाह की बात होती तो खैर, ये तो इबादत की आड़ में ड्रामा कर रही थी। वह लड़की रो रही थी। वह बोली, ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन ऐसी बातें मुँह से मत निकालो, कहीं हम अल्लाह की पकड़ में ना आ जाएं। लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मैंने एक बार फिर से कब्र खुदाई की कोशिश की। अब की बार मैं जब नाकाम हुआ तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अल्लाह के कलाम से मदद लेनी चाहिए। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें कुरानी आयत पढ़ने लगा। अब तो वैसे भी हर तरफ अंधेरा फैल गया था। कब्रिस्तान में जब सूरह रहमान की सूरत पढ़ने लगा, मैंने कब्र खोदना शुरू कर दी थी, तभी एक दिल दहला देने वाली चीज़ मेरे कानों में गूंजी थी। मैं डर कर पीछे हट गया था। मैयत की बहन बहुत तेज़ रो रही थी। उसके रोने में मैं बहुत परेशान था। डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह कहने लगी, नसरीन तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मर कर भी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। पूरी दुनिया जानती है कि बहनों के पास बहुत से राज होते हैं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के हर पहलू अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम दुनिया वालों के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे लिए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं तुम्हारी हर आदत को जानती थी, तुम्हारी तन्हाई को मैं अच्छे से जानती थी। देखो नसरीन, तुम भी शुरू से यही कहा करती थी ना, बाजी आप जैसा बनना है। तुम शुरू से ही बाजी से बहुत कुछ सीखना चाहती थी, लेकिन जब नसरीन की मौत के दिन करीब आए तो तुम्हें भी उससे नफरत हो गई ना। तुमने भी जान लिया कि तुम्हारी बाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
मैनेजर आगे बढ़ा और बोला, मेहरबानी करके आप मैयत के पास खड़ी होकर उसकी बुराइयां मत करो। कफन दफन का काम बहुत मुश्किल हो रहा है। इस तरह मैयत की रूह को तकलीफ होगी। उस लड़की ने नामे सिर हिलाया और बोली, ये तब तक दफन नहीं होगी जब तक मैं ये सब कह ना दूँ। मैं मजबूर हो गई हूँ। अल्लाह के कलाम ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं आज हर बात कह दूंगी। मेरी बहन नसरीन बहुत नेक थी। हर आदमी उसको बड़ी मोहब्बत करता था। मैं भी यही कोशिश किया करती थी कि नसरीन जैसी बन जाऊं। मेरा भाई नदीम भी तो यही कोशिश किया करता था। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। हर तरफ आराम और सुकून था। मगर फिर हम जवान हो गए। वसीम, तुमने नसरीन को पसंद कर लिया था। तुमने मुझे कहा था कि मैं तो नसरीन से ही शादी करूंगा। उस जैसी अच्छी लड़की का रिश्ता मुझे मिल जाए तो और क्या चाहिए होगा। हम सब ये बात सुनकर बहुत खुश हुए थे। ये रिश्ता हमारे लिए खुशी का माहौल बन गया था। नसरीन भी बहुत खुश थी। वसीम, तुम्हारी और नसरीन की शादी को कुछ ही दिन रह गए थे जब मुझ पर एक हकीकत आकर खुल गई थी। मैनेजर आगे बढ़ा और बोला, आप ये सब बातें घर जाकर कीजिएगा। हमें मैयत को दफनाने दीजिए। वह लड़की कहने लगी, तुम लोगों ने अपनी कोशिश कर ली मगर तुम लोग नाकाम रहे हो। तुम लोगों के दिल में यही सवाल है कि आखिर मैयत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से ये दफन नहीं हो पा रही थी। तुम लोगों को उसका गुनाह बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है जब मैं सब कुछ बता दूंगी तो मैयत दफन हो जाएगी। उससे पहले कि मैनेजर कुछ कहता, मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया था। वह लड़की एक बार फिर से बोलने लगी थी। वह बोली, मेरे मामा के लड़के वसीम को मेरी बहन बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने मेरी बहन का रिश्ता मांग लिया था। वसीम एक अच्छा लड़का था, इसलिए रिश्ता भी स्वीकार कर लिया गया था। वसीम बहुत खुश था, मगर उन दिनों मैंने अपनी बहन को बड़ी तसल्ली में देखा था। वह हवाओं में उड़ रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो? तो वह कहने लगी कि मुझे वसीम बहुत पसंद था। मेरा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया गया है। अब मैं खुश ना रहूं तो क्या करूं? यूं ही दिन बीत रहे थे। मैं और मेरा भाई नदीम और मामा का लड़का वसीम शादी के लिए दिल्ली आ रहे थे। मैंने उन दोनों को बड़े पास से देखा था। वसीम बहुत अच्छा इंसान था, खूबसूरत भी था। मैंने वसीम को बताया कि तुम जानते हो क्या, नसरीन प्रेग्नेंट है। वह किसी गैर आदमी का बच्चा अपनी कोख में पाल कर बैठी है। ये बात सुनकर वसीम ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कयामत तो आ सकती है मगर नसरीन ऐसा नहीं कर सकती। तब मैंने उसे कहा कि एक बहन अपनी दूसरी बहन की मोहब्बत बड़ी राजदारी होती है। मुझे भी नसरीन के सब राज पता है। ये बात नदीम तक भी पहुंच गई थी। उसने नसरीन के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था, जबकि वसीम ने अपनी मंगनी की अंगूठी नसरीन के मुंह पर फेंक दी थी कि मैं तुझ जैसी कैरेक्टर लेस लड़की को अपना नहीं सकता। नसरीन अब शर्मिंदगी के हालत में थी। वसीम ने कह दिया, हम ये शादी छोड़कर वापस जा रहे हैं। अभी तो रिसेप्शन की पार्टी भी बाकी थी, मगर हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ रहे थे। वसीम बहुत परेशान था। वह सारा रास्ता गुमसुम सा रहा। अपनी ही सोचों में मगन ड्राइविंग सीट पर बैठा वसीम गाड़ी का एक्सीडेंट कर बैठा था। इसी हादसे में नसरीन की मृत्यु हो गई और हम सब जख्मी हो गए। ये तो रही यहाँ तक की कहानी, मगर अब सच बताने का वक्त आ गया है। हकीकत तो ये है कि जब वसीम और नसरीन की शादी में थोड़े दिन रह गए थे तो मुझे वसीम से मोहब्बत हो गई थी। वह मुझे अच्छा लगने लगा था। जी चाहता था कि मैं उसे अपने मोहब्बत में गिरफ्तार कर लूँ। अब ये रिश्ता टूटेगा तभी तो मेरी दाल गलती। इसलिए मैंने शादी वाले दिन जाकर वसीम से कह दिया कि नसरीन तो एक कैरेक्टर लेस लड़की है। मैंने एक अच्छी लड़की पर कैरेक्टर लेस का इल्ज़ाम लगा दिया था। मेरी बहन में कोई बुराई नहीं थी, ये जन्नती है। हम तो बच गए मगर नसरीन हमसे बिछड़ गई, यकीनन जन्नत में गई होगी। ये सब बातें सुनकर वसीम नामी लड़का आगे बढ़ा था। उसने लड़की के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। लड़की रो रही थी, कहने लगी, मैंने तुम्हें पाने के लिए सब किया था। मैंने अपनी सगी बहन पर इल्ज़ाम लगा दिया था। वसीम कहने लगा, मैं तो कभी तुम्हें तुम्हारे ख्वाब में भी नहीं मिलूंगा। मैनेजर कहने लगा, मैयत की बेगुनाही सबके सामने आ गई है। अब तुम कब्र खोदने की कोशिश करो। मैंने कब्र खोदी तो बड़ी आसानी से खुद गई थी। मैं अल्लाहू अकबर कहकर बड़ी आराम से कब्र खोदने लग गया था। वह क्या बात है! अल्लाह और अल्लाह के बंदे की मोहब्बत है, जीती जागती मिसाल है। अल्लाह ने अपनी नेक बंदी पर इल्ज़ाम लगने वाली लड़की को सबके सामने बेपर्दा कर दिया था। हमने उस लड़की को कब्र में उतार दिया था। उसके दफनाने के बाद हमें अचानक से कब्र के अंदर से बहुत तेज़ खुशबू आने लगी थी। इस किस्से को अब 10 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी कब्र से खुशबू आती रहती है। मुझे मालूम हो गया
कि अपनी ही सगी बहन को बदनाम करने वाली लड़कियों का क्या अंजाम हुआ। यकीनन बुराई को बुराई ने अपने ही लपेट में ले लिया। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो इंसान को इंसान बनाती है। अगर किसी इंसान से गलती भी हो जाती है तो उसको चाहिए कि उसकी गलतियों को छुपाया जाए। कई बार लोग अपने आप को अच्छा बनाने के लिए ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। आप सभी से गुजारिश होगी, ऐसे भले इंसान से कभी कोई गलती हो जाए तो उसकी गलतियों पर पर्दा डालना चाहिए, ना कि सभी के सामने उछालना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।